बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए जो मैंने लास्ट टाइम आपको लर्निंग ये जर्नल बताया था, फेथ बेस्ड लिविंग के लिए जर्नलिंग करने का जो तरीका था, इसमें कुछ हमने उसमें रिविजन्स भी की। बट आई वुड रियली वांट टू स्ट्रेस दिस कि ये जो एस्पेक्ट है, इसके लिए हम अगले 2-3 सेशंस पे हम इस पे काम करेंगे, इसको समझने के हवाले से कि ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो किस तरीके पे आती हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा भी हो जाता है कि ज़िंदगी आपकी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है ड्यू टू एन इवेंट। कोई इवेंट होता है और उसके नतीजे में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है कुदरत। लेकिन बिलअमूम जो इंसान की ग्रोथ है वो बड़ी ग्रेजुअल होती है और बड़ी सीक्वेंशियल होती है। वो उसको एक स्कॉलर हैं, नोएल बर्च, नोएल बर्च, BURCH, इन्होंने बयान किया। मैंने मुस्तार ली उनकी जो स्टेजेस हैं। आई थिंक दे एक्सप्लेन इट वेरी नेचुरली, बड़ी बिल्कुल फितरी उसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन है कि इंसान किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। उन्होंने तो बेसिकली ये एक्सप्लेन किया कि इंसान की जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, कोई भी चीज़ जो वो कॉम्पिटेंसी पैदा होती है, उसकी क्या स्टेजेस हैं। मैं इसको ले रहा हूँ, इससे रिलेट कर रहा हूँ अबाउट आवर स्पिरिचुअल, अबाउट मॉरल, ये जो ग्रोथ है, ये हमारी रिलेशनल, बिहेवियरल, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, इसके अंदर भी उसी सीक्वेंस को मैंने मुस्तार दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि उसको बयान करें। मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये ले आता हूँ जो उनकी स्टेजेस हैं, सो दैट उसको समझने में थोड़ी सी दे आर वेरी नेचुरल। इसको देखिए, ये जो 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अगर आपके सामने कोई बच्चा बड़ा हुआ है, तो या आपको ख़ुद अपनी ज़िंदगी के वो मराहिल याद हैं जिससे कि आपने कुछ स्किल्स सीखी हैं, ये कॉम्पिटेंसीज हैं, ये सीखने के हवाले से है। ठीक है जी, ये इसको पहले समझ लें एंड देन वी विल टेक अप जो उससे मैंने डिराइव किए हैं स्टेजेस फॉर आवर पर्पसेस। ये नोएल बर्च की जो लर्निंग मॉडल है, उसने जो स्टेजेस बयान की हैं वो पहले समझ लीजिए। सबसे पहली स्टेज इसमें यह है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब है दैट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू एनीथिंग एंड आई एम नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट। यानी मुझे एक चीज़ के बारे में, एक स्किल के बारे में कोई ये एहसास भी नहीं है कि अंदर मेरे पैदा होनी चाहिए। इसको आप स्टेज ज़ीरो समझ लें। अगर हम इसको स्टेज ज़ीरो समझ लें, यानी इसको काउंट करें कि ये पहली स्टेज ज़ीरो होती है, जिधर यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट अवेयर। ठीक है जी, सबसे पहली स्टेज ये है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसने कभी साइकिल चलाते हुए किसी को देखा भी नहीं है, अभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, तो और उसको अगर आप ये पूछेंगे कि बाइसिकल चलानी आती है, तो ना उसको पता है कि बाइसिकल क्या होता है, ना उसको पता है कि बाइसिकल चलाना क्या होता है। तो ही इज़ नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट दैट ही डज नॉट नो अ सर्टन थिंग। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसके बाद दूसरी स्टेज ये आती है जिस वक्त के हमारे अंदर कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है उस चीज़ के बारे में, बट वी आर स्टिल इनकॉम्पिटेंट, हम वो कर नहीं सकते। इसको कहते हैं वो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी आई नो that there is something called a bicycle and I know that people ride it, but I can't। ठीक है जी, एंड आई डोंट इवन सीरियसली मिस इट। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं पैदल चला जाता हूँ, मुझे कोई मिस मैं नहीं उसको करता हूँ। एंड देन इसी स्टेज के अंदर ये रिकग्निशन पैदा होनी शुरू हो जाती है कि मुझे ये स्किल सीखनी भी है। यानी मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये नहीं आती, लेकिन इसकी तरफ अब मीदान पैदा होना शुरू हो जाता है। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी आई एम कॉन्शियस ऑफ इट दैट आई डोंट नो इट, बट आई वांट टू लर्न इट, बट आई इस वक्त मुझे ये नहीं आती। तीसरी स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जिस वक्त के इंसान अब उसके बारे में बहुत, मतलब वो समझ लें आप, वही स्टेज से देख लें आप कि वो जब इंसान जो है, जिस वक्त उसकी तवज्जो ज़्यादा बाइसिकल, जब अगर आप में से किसी ने चलानी सीखी थी तो यू वुड रिमेंबर कि वो बैलेंस करने के ऊपर तवज्जो दे रहा होता है, बड़ा कॉन्शियस होता है कि मेरा कहीं इधर इधर कहीं मैं डगमगा ना जाऊँ, कुछ ना हो जाए।
कई दफ़ा हैंडल को संभालते संभालते पैडल चलाना भूल जाते हैं, पैडल चलाते हुए हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब एक साइड पे ज़ोर ज़्यादा लग रहा होता है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू बैक। तो जो कुछ हम कर रहे होते हैं बड़ा कॉन्शियसली सारा कुछ देख दाख के एक एक स्टेप ले रहे होते हैं, एंड देन फाइनली वी रीच अ स्टेज जिधर के वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पैदा हो जाती है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस ये होती है कि नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ यू। वो जो कॉम्पिटेंस है वो अब आपकी ज़ात का हिस्सा बन गई है। अब आप उसको साइकिल को कुछ सोचते नहीं हैं, कोई कॉन्शियस नहीं होते हैं, बस आप उसके टायर की हवा चेक कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और फिर उसके बाद उसको चला लेंगे। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपको इतनी अच्छी साइकिल कैसे चलानी आती है तो यू कांट इवन एक्सप्लेन दैट, इट इज़ जस्ट योर कॉन्टिन्यूअल प्रैक्टिस ऑफ दैट कॉम्पिटेंस कि जिसके नतीजे में वो आ जाती है। आप में से जिन लोगों ने गाड़ी चलाना सीखी है तो एक टाइम वो था जब गाड़ी चलानी नहीं आती थी और ये एहसास भी नहीं था कि गाड़ी चलानी नहीं आती। और ये वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस उस इनकॉम्पिटेंस उस वक्त पैदा हुई वे यू वांटेड टू ड्राइव अ कार बट यू कुड नॉट, सो यू आस्क योर एल्डर्स, आपके बड़े भाई, आपके वालिद साहब, आपके ड्राइवर, इनसे आपने मदद लेने की कोशिश की कि हमें मुझे सिखा दे। और फिर जब सीखना शुरू किया तो एक एक स्टेप जो है वो बड़ा कॉन्शियसली कि इतना गियर इतना, हर वक्त इस पे नज़र होती थी, ख़ास तौर पे वो गाड़ियाँ जो कि मैनुअल शिफ्ट होती थी, उसमें हर वक्त वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि हमारा क्लच और हमारी एक्सेलरेटर जो है कहीं एक्सेलरेटर ज़्यादा ना दब जाए, कहीं क्लच जल्दी ना छूट जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये। और फिर एक वो स्टेज आती है जिस वक्त के आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में होते हैं, यानी यू डोंट इवन नो, यू डोंट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन चुका हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेचर, यू आर डूइंग इट रेगुलरली एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। ये मैंने इस मॉडल को लिया है जी, और मैंने इसकी जो स्टेजेस आपके सामने मैं रख रहा हूँ इसको समझ लें, और अगले अगले सेशंस में हम इन स्टेजेस की डिटेल्स थोड़ी सी करेंगे। हाउ डू वी शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर, इसमें होता क्या है। ये जो मॉडल है ये है फॉर इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनल एंड बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस को मैंने लिखा है इट इज़ अ स्टेज ऑफ इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस। ये इग्नोरेंस कोई नेगेटिव मानी में नहीं है, यानी ये बात कि मुझे नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं एक चीज़ को नहीं जानता हूँ, मैं लोगों को जब वो बोल रहे होते हैं तो उसमें इंटरप्ट कर देता हूँ और मुझे इसका कोई एहसास भी नहीं होता। मैं अपने अंदर जो मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर चल रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, और मैं एक यकीन की कैफियत में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं होता। मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ में सार्केज़म आ जाता है, मेरी आवाज़ में तहक्कुम ज़्यादा आ जाता है और मुझे इसके कोई अवेयरनेस भी नहीं है। ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यू टू सम रीज़न आई गेट एक्सपोज्ड, आई गेट एक्सपोज्ड टू माय वीकनेस। वो जो चीज़ मेरे अंदर इग्नोरेंस की जगह पे खड़ी थी, मैं उसके बारे में एक्सपोजर से अवेयरनेस की जगह पे आ गया हूँ। आई एम नाउ अवेयर कि मैं लोगों को कट ऑफ कर देता हूँ। मुझे अवेयरनेस हो गई है कि मैं कई दफ़ा अपनी गुफ्तगू में इम्पेशंस का इजहार कर देता हूँ, लोगों की बात काट देता हूँ, लोगों का मजाक उड़ा देता हूँ। इसके बारे में मुझे ये एक्सपोजर किस तरह से होता है, क्या हुआ, ये इसकी वेरियस सूरतें हो सकती हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आदमी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस या इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस से निकल के एक्सपोजर पे आता है। और किसी ने आपको बता दिया मिसाल के तौर पर कि आप ये करते हैं और आपने उसकी बात को सीरियसली ले लिया, तो ये होता है, इन एक डिस्कम्फर्ट है, ये ज़हन में रखना है आपने। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू बिकम अवेयर दैट वट एवर आई वॉज सो सर्टन अबाउट कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, यानी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये इसके बारे में जब मुझे एक्सपोजर हो जाए कि नहीं, इस रिलेशनशिप में जो गड़बड़ है उसमें मेरा भी एक रोल है, अगर जैसे ही मैं इस चीज़ से अवेयर हो जाता हूँ तो अब आई हैव रीच द स्टेज ऑफ कॉन्शियस कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहें या कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस कहें, यानी इट इज़ अ स्टेज ऑफ कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कि मैं जानता हूँ कि मैं इसके बारे में गलती कर रहा हूँ, ये वाली स्टेज होती है। और कॉन्शियस कॉम्पिटेंस को मैंने इसके बयान किया जी इंटीग्रेशन। ये अब वो प्रैक्टिस की स्टेज होती है जिधर आप you become conscious that you are doing something wrong and you are trying to improve it, you are trying to practice it। ये जो हम जर्नलिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये बेसिकली कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के ही
की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन की कोशिश है कि अपनी ज़िंदगियों में इसको इंटीग्रेट करें। तो जो पिछली दफ़ा अंबर ने फरमाया था ना कि ये बहुत लंबा टाइम लेता है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का टाइम है, ठीक है जी, जिसको इसमें हमने ये कोशिश करनी है। और ये नहीं कि दिन में होने वाले हर मसले के ऊपर ये आप जर्नलिंग कर दें, यानी कोई मसला उठाएं और उसके ऊपर उसके बारे में जब आप ये लिखेंगे कि मैं क्या सोच रहा था, और ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उस जर्नल में। नंबर वन इज़ व्हाट वर यू थिंकिंग, आपने क्या सोचा, आपको क्या लगा, व्हाट वर यू, हाउ वर यू इंटरप्रेटिंग दिस, ये दीज टू थिंग्स आर द डिसाइसिव थिंग्स। क्योंकि आगे जो कुछ होना है आपके अंदर, जो तकलीफ़ होगी, जो खुशी होगी, जो परेशानी होगी, जो पैनिक होगा, जो एंग्जाइटी होगी, वो असल में इन दो चीज़ों से पैदा हो रही है। इनके ऊपर फोकस करना है कि मैं कैसे समझ रहा हूँ इस सिचुएशन को, मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं दूसरे को क्या एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ, मैं दूसरे को किन एट्रीब्यूट से बयान कर रहा हूँ। तो ये इंटीग्रेशन की स्टेज है जिधर कि आप इस तरह की कोशिशें करते हैं। आप अगर जर्नल कर सकते हैं तो जर्नल करते हैं आप, वरना सिट बैक एंड रिलैक्स एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन ऑन दिस इंसिडेंट विच हैपेंड। तो ये इंटीग्रेशन की कोशिश है, यानी मैं अपनी ज़ात में उस चीज़ को अब डालना शुरू कर दिया। अब मैंने एक एक स्टेप को कॉन्शियसली, ये मैंने गियर लगाया, ये मैंने रिवर्स लगाया, ये मैंने न्यूट्रल में डाल दी गाड़ी, ये पार्किंग में खड़ी कर दी, ये सब कुछ अब मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन की स्टेज है। एंड देन फ्रॉम इंटीग्रेशन, ड्यू टू दिस प्रैक्टिस वी रीच द स्टेज ऑफ इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन वो स्टेज है जिधर कॉम्पिटेंस जो है आपकी इस फील्ड में, यानी जिसको मैं अभी हम बयान कर रहे हैं, रिलेशनल है, मॉरल है, बिहेवियरल है, इस तरह की फील्ड में वो आपकी इंटरनलाइज हो जाती है। नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, यू आर डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू हाउ यू शुड बी डूइंग थिंग्स एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपको अगर ख्याल आया है, आपने जैसे ही किसी के बारे में ये ख्याल पैदा किया है कि ये ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि मैं, आई शुड नॉट बी जजिंग दिस पर्सन, वाई शुड आई बी फीलिंग बैड अबाउट इट, लेट मी फर्स्ट आस्क कि वो कर क्या रहा है, वो किस तरह से देख रहा है इस सारी सिचुएशन को, उसकी डिस्टर्बेंस क्या है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। ये कोई अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जंपिंग टू कंक्लूजन्स हो रहा है, मैं इसके बारे में, अब ये मेरे अंदर इंटरनलाइज हो गया दैट आई विल नॉट डू दैट, यू नो, आई विल सिट बैक एंड रिलैक्स एंड टेक लाइफ एज इट कम्स। तो ये हमारी चार वो स्टेजेस हैं जिनसे कि इंसान ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये मैं अभी मुझे ख्याल आया कि ये, इसमें ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि देखें, ज़िंदगी में दो किस्म की सिचुएशंस पैदा होती हैं, ठीक है जी, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन असल में कोई नॉर्मल वो नहीं है कि जिसको आप कहें कि मैंने कुछ सीख लिया नया, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके, यानी आप इसको दो मिसालों से समझ लें। लेट मी गिव यू टू एग्जांपल्स ऑफ दैट। एक सूरत ये है कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें कि आपने ज़्यादा डाल दिया है, यानी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, इसके नतीजे में मसले सॉल्व हो सकते हैं। और एक सूरत वो है कि जिसमें आपने बर्तन को बड़ा करने की कोशिश की है, यानी पहले उसमें गुंजाइश कम थी, अब उसको बड़ा कर दिया है। दो वेसल्स हैं। एक एक जो हमारी जो आम तौर पर कोशिश होती है वो होती है इंफॉर्मेटिव। आपने देखा होगा, मैंने बहुत लोगों को ये तजुर्बा किया है, दे लाइक टू लिसन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ टॉपिक, अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ टॉपिक। यानी मिसाल के तौर पर वो कहेंगे मैंने मैंने इस टॉपिक पे 10 लोगों को सुना है। वो 10 लोगों को सुनना असल में इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है मेरी, इट इज़ गिविंग मी मोर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि मैं उस वेसल को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वेसल मैं हूँ, ठीक है जी। ये जो ये प्रोसेस है, ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन आपको एक दिन में मिल जाएगी, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो एक दिन में मिल जाएगी, आपको एक्सपोजर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। नाउ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ merely getting more information, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग दैट इंफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ। और ये असल में उस वेसल की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यानी एज यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर एंड इफ यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि इसके नतीजे में जो मेरी ये शख्सियत का जो वेसल है,
वो बड़ा होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जी, जिनको मैं चाह रहा था कि आपसे ज़िक्र कर दूँ, और फिर इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट, वो मैंने उसको थोड़ा-सा अपने ज़हन में तब्दील किया है उस टॉपिक की सीक्वेंस को। वील बी टॉकिंग अबाउट ये जो फेथ बेस्ड लिविंग है, इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें हमारी इंटीग्रेशन में मदद कर सकती हैं। एक तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, व्हिच इज़ जर्नलिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमें दोनों एस्पेक्ट से, एक कॉन्शियस करने के हवाले से और दूसरा ये हौसला देने के हवाले से कि हमने, अगरचे मुश्किल हो रही है, लेकिन करना वही है जो हमारे प्रिंसिपल्स का तकाज़ा है। ये दोनों ही एस्पेक्ट से। तो मैं अब आपके सवालात के लिए हाज़िर हूँ जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस और एनी अदर थिंग। मोई साहब, एक एक्सरसाइज हम किया करते थे। मेरे जो पहले बॉस थे उन्होंने मुझे सिखाई थी, एंड आई स्टिल ट्राई टू डू इट ऑन एंड ऑफ। हर साल तो नहीं कर पाता मैं। वो होती थी कि एक तो आपको जनरली फीडबैक मिलती है अपने इमीडिएट सुपीरियर से, तो वो तो आपका एक होलिस्टिक परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। लेकिन वो एक चीज इनकरेज करते थे, माय फर्स्ट बॉस, कि एज मेनी पीपल एज यू कैन, और पर्सनल लाइफ में भी, नॉट जस्ट इन द एट वर्क एनवायरनमेंट, और जूनियर से भी सीनियर से भी, हुएवर यू इंटरेक्ट विद, उनसे आप सबसे कहें कि आपको 3 सवालों के जवाब दें। एक ऐसी चीज बताएं जो यू शुड स्टॉप डूइंग, एक ऐसी चीज बताएं दैट यू शुड कंटिन्यू डूइंग, और एक ऐसी चीज बताएं दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग। और अभी मुझे, और अच्छा, ये जब भी एक्सरसाइज की मैंने, इट वाज एन अमेजिंग एक्सरसाइज। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन आज मुझे इस एक्सरसाइज के पीछे विजडम जो है वो, इट इट मेड मोर सेंस टू मी कि व्हाई। आई थिंक मुझे लग ही रहा है कि जो पहला और आखिरी सवाल था इसमें कि व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग एंड व्हाट शुड आई स्टार्ट डूइंग, एक चीज एक एक चीज, ये हमारी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस को हाईलाइट कर देता राइट, राइट। दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट, एंड दीज क्वेश्चंस आर ब्यूटीफुल एज वेल। बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं। आप किसी से जनरली पूछ लेंगे ना कि मुझे बताएं कि मुझे मेरे अंदर क्या तब्दीली आनी चाहिए, तो वो नहीं बता सकेगा, हर दफ़ा नहीं बता सकेगा। लेकिन व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग, व्हाट शुड आई स्टार्ट डूइंग, व्हाट शुड आई कंटिन्यू डूइंग, दीज थिंग्स, यानी देखिए इनमें दो चीज़ें कवर हो रही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, यानी कुछ गलतियां हैं मेरे अंदर जो मैं कर रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ मुझे ये भी पता चल जाए कि कुछ मैं ठीक भी कर रहा हूँ, ठीक है जी, वो जो ठीक कर रहा हूँ उसको जारी रखना है। कहीं उन गलतियों को निकालते निकालते आई शुड नॉट थ्रो अवे द चाइल्ड विद द बाथ वाटर, ठीक है ना जी। और तीसरी चीज़ है। ये एब्सोल्युटली। कि क्या नई चीज़ सीखनी है, क्या नई चीज़ मेरे अंदर आनी चाहिए, सो दैट आई कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो ये दीज आर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एज वेल। ये बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं, इनिशिएटिव क्वेश्चंस हैं ये। और मैंने जब भी एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो एक्सपीरियंस मेरा, अ, एक फीलिंग शुरू में होती थी एंजाइटी की। इट्स नॉट इजी टू गो आस्क पीपल फॉर फीडबैक, लेकिन जो एक्सपीरियंस हुआ वो एक्चुअली बिल्कुल, इट वाज द अदर वे अराउंड, उल्टा होता था। नॉट इनफ पीपल वुड गिव यू फीडबैक, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी बार बार। खौफ ये होता है कि जी हम अगर लोगों से पूछेंगे तो वो तो शुरू हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और लेकिन असल में तो और बड़ी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलती है जनरली। और दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो मुझे लग रहा है मोहित साहब, इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस को भी हाईलाइट कर देता है। जो दूसरा सवाल मैंने जिक्र किया था अभी, कि व्हाट शुड आई कंटिन्यू डूइंग, जैसे आप कह रहे हैं ना, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, कि हम फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं अपने ऐसे हैबिट्स को या अपने ऐसे स्किल्स को, कि जो एक्चुअली शायद बहुत अच्छी बात है, ये देर बहुत अच्छी गुड, बात देर है। गुड। राइट, एक्सीलेंट। और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि अब अगर मैंने ये फीडबैक एक्सरसाइज की, क्योंकि ये साल खत्म हो रहा है, तो अब वो आ तो जाएगी एक्सेस, वो उसके रिजल्ट्स तो आ जाएंगे, लेकिन उसको डिकोड करने का एक बहुत बेहतर तरीका मिल गया मुझे, जो आपने मॉडल अभी दिया है, टू अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो ये मॉडल है जी, इसको आप अपने हवाले से भी सोचिएगा। देयर वाज अ टाइम वेयर यू वर टोटली इग्नोरेंट ऑफ समथिंग विच यू लैक्ड और समथिंग विच यू वर डूइंग विच वाज नॉट गुड। ठीक है जी, देन यू बिकेम अवेयर ऑफ इट। ये जो अवेयरनेस थी, ये सेकंड स्टेज है कि अब मुझे पता है कि मैं ये गलत करता हूँ, लेकिन वो रुकता रुकता नहीं है, और मैं ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं हूँ अभी। अभी सिर्फ पता है। इसके बाद उसकी कोशिश शुरू हो गई है। ये स्टेज आमतौर पे बहुत कोई डिस्टेंट स्टेज नहीं होती। जो इंटरनलाइजेशन की स्टेज है ना, उसमें काफ़ी कई दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यानी आपको बार बार गिर के उठना पड़ेगा। ये वाली स्टेज है। मुझे इसमें जो अपने केस में अगर मैं एग्जांपल सोचूं तो सोशल स्किल्स या पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से तो शायद इस वक्त मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रही है, लेकिन आई डू रिमेंबर प्रोफेशन के हवाले से कि आई वाज स्टडीइंग टू बिकम एन अकाउंटेंट, लेकिन जो पहली जॉब मिली मुझे वो एक क्रिएटिव काम में मिली, और वो मिडिल क्लास सिनेरियो होता है कि आपको अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो फिर आप कहते हैं जी मैं कर लूंगा, फिक्र नहीं करें आप। तो आई वेंट थ्रू अ वेरी शार्प लर्निंग कर्व। एक और सारा और सारा ग्रेटिट्यूड जो है वो उस टीम को जाता है, मेरे उन सीनियर्स को जाता है कि जिन्होंने बड़ा पेशेंस दिखाया। लेकिन आई रिमेंबर कि वो बड़ा पेनफुल टाइम था, जब बार बार ये एक्सपोजर आ रहा था कि एक लॉजिकल माइंड से अब मुझे एक क्रिएटिव माइंडसेट में शिफ्ट होना है, और हर रोज हर स्टेप पे ये एक्सपोजर आता था बार बार कि ये मेरे अंदर एक कमी है। वो बाकायदा ऐसी चीज थी कि वो साइकिल चलानी नहीं आती और साइकिल चलाने की कोशिश करना, और और बार फिर बार लगता गिर था रहे हैं। शायद मेरे अंदर कोई कमी है। बार बार गिर रहे हैं और ठीक ही नहीं हो किधर। इट वाज वेरी पेनफुल प्रोसेस। और जो आपने बिल्कुल शुरू में अभी आज जो बात की, वो भी मुझे याद आया इसी रेफरेंस से कि अ, बहुत शुरू में तो लगता है कि शायद इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रही है, चेंज आ ही नहीं रही है, क्योंकि अचानक हम चाह ये रहते हैं कि अचानक चेंज आ जाए, लेकिन वो इर्तिका इतना स्लो होता है शुरू में। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। इसको उससे हमेशा जहन में रखें कि जो सबसे पहली हमारी कॉम्पिटेंसीज थी ना जी, जो हमने ज़िंदगी में सीखी हैं, वो असल में इट टुक, फॉर इंस्टेंस फॉर अस टू स्पीक द फर्स्ट वर्ड, इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर माँ बाप ये सोचते कि ये तो साल हो गया बोलता ही कुछ नहीं है, रह रहे ही करता रहता है, इसको तो स्पीच से एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर समझ लें कि बात बंद हो जाती है। लेकिन वो कंसिस्टेंटली एक्सपोजर मिलता रहा मिलता रहा, एंड वन डे यू स्टार्ट स्पीकिंग, एंड देन यू रीच अ पॉइंट वे यू डोंट इवन स्टॉप। यू लोग कह रहे होते हैं यार थोड़ा देर दूसरे को भी मौका दे दो। ठीक है, दिस दिस इज व्हाट हैपन। लाइकवाइज वॉकिंग, आप ये देखें जो वॉकिंग की स्किल है, वो हम फॉर द फर्स्ट मे बी ईयर एंड हाफ हमारी ज़िंदगी में, वो बस सिर्फ मसल डेवलपमेंट हो रहे होते हैं अंदर से ही। ठीक है जी, हमारे पैर चलाना, हमारे हाथ पैर इस तरह से चलाते रहना, उससे मसल्स डेवलप होते हैं। एंड देन वन डे वो मसल्स इतने डेवलप हो जाते हैं कि हम फिर खड़े हो जाते हैं, बैलेंस हमारा मेंटेन हमें करने की पता चल जाता है। उसमें कई दफ़ा गिरते हैं। आप सोचिए, यानी आई रिमेंबर आई ये सपोर्टर्स के साथ साइकिल चलानी जब पहली दफ़ा छोड़ी, तो उसमें कई दफ़ा घुटने छिले हैं जी। ऑनेस्टली कई दफ़ा छिले हैं। लेकिन वो होता था एक जज्बा होता था कि नहीं ये जारी रखना है। तो ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। अब घुटने तो नहीं छिलेंगे। अब लोग आपसे ये कहेंगे, और बड़ी दफ़ा आपको सुनने को मिलेगा कि क्या तुम टाइम ज़ाया करते रहते हो कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर काम करने पे, नहीं हो सकती तुमसे, तुमने इधर का इधर ही रहना है, कितने अरसे से कोशिश कर रहे हो। मैंने भी ये सुना है जी। मैं आई हैव हर्ड दिस दैट ये तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है। तो ये आपको घुटने छिलने को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये पॉइंट वैसे बहुत और कुछ केसेस में जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी रिमाइंड करा दिया हमें, स्पेशली मुझे ख्याल आ रहा है कि दूसरे कहीं ना कहीं हम खुद अपने ऊपर बड़े हार्ड हो जाते हैं टाइम्स, राइट। स्पेशली बैड हैबिट्स अपनी चेंज करने में, अपनी कैरेक्टर की वीकनेसेस को दूर करने में, एक नई अच्छी चीज के लिए स्ट्राइव करना जरा एस्पिरेशनल मालूम होता है, उसमें एक एक्साइटमेंट का पहलू होता है, लेकिन एक
बुरी आदत छोड़ना, उसमें तो पेन ही पेन है, एटलीस्ट राइट, शुरू में। राइट। और अ, मैं अपने भी एक्सपीरियंस से को देख रहा हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है, और जो आस-पास मुझे वाक़यात याद आ रहे हैं अपने दोस्तों के या करीबी रिश्तेदारों के, कि अगर कोई बैड हैबिट छोड़ने की कोशिश की, तो वो इतनी जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं और अपने आप को लेबल कर देते हैं, हुँ, और वो डिस्करेज हो जाते हैं, और उसके अंदर सिंसेरिटी होती है। बिल्कुल, इंटेंशन की वीकनेस भी नहीं होती है, विल पावर की वीकनेस नहीं होती है वो। वो उस सिचुएशन को देखने का तरीका शायद अपने आप को रूम उतना नहीं दे रहे होते। वो रियलाइज़ राइट, नहीं कर राइट। रहे होते कि वो अनकॉन्शियस से लेके अब वो दूसरी तरफ उनको जाना है, तो उसमें फ़ेजेज़ आएँगी। इसमें आप अगर कोई स्किल याद करें ना जैसे सीखी है, या अब आपको तो खुद नहीं याद होगा कि कितनी देर लोगों को कितना फ्रस्ट्रेट किया हम लोगों ने अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को इस चीज में कि इसको कलम पकड़ना ही नहीं आ रहा, ये तो कलम ही नहीं पकड़ सकता। यानी ए लिखते थे तो कितनी कॉन्शियस एफर्ट होती थी उस ए लिखने में, और कोई सीधा लाइन नहीं पड़ती थी। ये जरा याद कीजिए ना कितना टाइम लगा उसमें, और फिर आज आप कलम पकड़ते हैं और ऐसे ही अपना नाम लिख देते हैं। यानी यू डोंट इवन नीड टू पुट एनी एफर्ट इन दैट। ये है जो पूरा प्रोसेस की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल बन जाती है। वेन एवर यू हैव लर्न दीज स्किल्स, यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, एंड देयर वाज अ टाइम वेयर यू डिड नॉट इवन नीड, आई मीन थिंक अबाउट आवर एजुकेशन। हमारी एजुकेशन में तो असल में आपको लिखना उस वक्त सिखाया जाता था जब आपको ज़रूरत ही नहीं होती लिखने की। यानी आदमी को ख्वाहिश भी नहीं होती कि मुझे लिखना आ जाए, मुझे क्यों सीखना है भैया, साइकिल चलाने की तो चलें फिर ख्वाहिश होती है, ठीक है, कि मैं भी इस तरह से तेज़ी से निकलूंगा और यू नो पीलियां मारूंगा, जो जो कुछ भी कर सकता हूँ करूंगा। इसमें तो ये भी नहीं होती। जी, आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत जी। जी, अल्लाह का शुक्र। मुझे साहब ये बताइए कि ये जो स्टेजेस जिन पे आज हम फ़ोकस कर रहे हैं, इनको अगर फ़ेथ के साथ मिला के देखा जाए, तो लेट्स से एक शख़्स है जो इनिशियली बहुत कैज़ुअल है और फ़ेथ के हवाले से बात हो रही है। और वो इन स्टेजेस से गुज़रते हुए लास्ट स्टेज पे पहुँच गया है। अब उसके लिए एक अच्छा अमल जो है, वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस एक्टिविटी बन गया है। राइट, अब अगर उसने एक ट्रांज़ैक्शन की है पॉइंट ऑफ सेल पे, उसको ज़्यादा पैसे वापस दे दिए हैं उसने, और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली जो ज़्यादा पैसे थे, वो उसने उसको लौटा दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या डिज़ायरेबल है कि वो अनकॉन्शियसली ये काम कर रहा है तो ठीक है, या कि वो यहाँ पे तवज्जो दे कि मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं एक यानी फ़ेथ के लिहाज़ से ठीक काम कर रहा हूँ और उसको कॉन्शियस होना चाहिए। ये है एक्चुअली सवाल मेरा। ये बात कि उसको अपनी फेथ पे अमल करने में इतनी आदत पड़ चुकी हुई है कि वो अब ठीक अमल बगैर सोचे समझे कर देता है। तो ये असल में उसकी इंटरनलाइजेशन की, लेकिन इसके बारे में ये बात याद रखिएगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी जाहिर है कि इसके नतीजे में सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो फिर ज़िंदगी में हाजिर नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होता। व्हाई डज इट नॉट हैपन? बिकॉज एट एवरी गिवन स्टेज इन आवर लाइफ, एट एवरी गिवन स्टेज इन आवर लाइफ, आफ्टर वी हैव बिकम टॉडलर्स से हम निकल पड़े हैं बाहर, और इन्फेंसी और चाइल्डहुड में आ गए हैं, उसके बाद हम हर लम्हा जो ज़िंदगी का गुजारते हैं वो किसी ना किसी पहलू से किसी ना किसी स्टेज में होती है। यानी कुछ चीज़ों में हम अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आज वैसी नज़र आएंगी हमें जिसमें हमें हमें पहली दफ़ा एक्सपोजर होगा कि ओह ये तो मैं गलत करता हूँ। यानी ये वो वजह है जिसकी वजह से ये जो चारों तीनों सवालात है ना जो अली ने बयान किए हैं, ये आप सब लोग नोट करें। दीज आर क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क एटलीस्ट एनुअली फ्रॉम ऑल दोज अराउंड यू। ये तीनों तीनों सवालात उनके सामने रखें। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आपको एक बहुत बड़ी चीज़ पता चलेगी कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मिसाल के तौर पे मैंने कॉम्पिटेंसी हासिल कर ली है, अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो गया हूँ मैं अब ड्राइविंग में। आई हैव इंटरनलाइज्ड द एबिलिटी टू ड्राइव। मैं मिसाल के तौर पर अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो गया हूँ इस चीज़ के बारे में
कि अगर सीरियसली मुझे किसी से पता चल गया कि मैंने यहाँ पर जो बात की है इससे गलत इंप्रेशन मिल सकता है, तो मैं उसको कॉल अप करके कह दूंगा कि ये इंप्रेशन ठीक नहीं है, आपने अगर ये मतलब समझा इसका तो ये बात ठीक नहीं है। यानी मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस टू बी क्लियर, क्योंकि जाहिर है कि कल को जो गलत मतलब है वो मुझे स्क्राइब किया जाएगा। आई वुड लाइक टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। लेकिन ये अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो गया, यानी ये सब कुछ करूंगा अगर, तो मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैं हर लम्हा इसके बारे में कॉन्शियस होता हूँ कि ये एफर्ट कर रहा होता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें आज भी एफर्ट कर रहा होता हूँ, तो वो इट इज़ नॉट अबाउट ओवरऑल, यानी आप यूँ समझ लें कि इमीडिएटली सारी कॉम्पिटेंसीज नहीं मिल जाती फिर उसके नतीजे में। यू डू नॉट इंटरनलाइज एवरी गुड थिंग इन योर लाइफ, यू आर एक्चुअली इंटरनलाइजिंग सम थिंग्स एंड वर्किंग ऑन सम थिंग्स। इंटीग्रेशन की स्टेज पे हैं और कुछ चीज़ों में एक्सपोजर की स्टेज पे भी हैं। अभी पता चला कि कल तक मैं इस चीज़ के बारे में अनअवेयर था, उधर वो काम शुरू हो जाता है। तो वो खुदा हाजिर रहता है, यानी अगर मैं फेथ की बेसिस पे कर रहा हूँ तो खुदा हाजिर रहता है, और उसके हाजिर रहने का एक पूरे का पूरा इंतज़ाम खुद मज़हब भी दे रहा है। उसी के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि वो किस तरह से हमें उसको हाजिर रखना है। ठीक है ना जी। तो इसलिए ये दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको जिधर डिस्कम्फर्ट फेस हो उधर खुदा के लिए उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करें, और जिधर इंटरनलाइजेशन हो गई है उधर अपने दिन के एंड पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वो जो सवालात मिले आपको, जब सवाल पूछा जो अली ने अभी सजेस्ट किए हैं कि व्हाट शुड आई कंटिन्यू डूइंग, तो जो उसके जवाबात मिले हैं उसकी लिस्ट पढ़ के तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें कि ये इनके ऊपर मुझे अब कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, तो ये मैंने हासिल कर लिए हैं, ये उसकी तौफीक से हुआ है जो कुछ हुआ है। और वो बंद कर देंगे अगर आप तो नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी ये कुछ कॉम्पिटेंसीज ऐसी हैं, मसलन अगर आप इफ़ यू हैव स्टॉप ड्राइविंग, आपने बड़ी अच्छी ड्राइविंग सीख ली है लेकिन अब पिछले कई बरस से आपने ड्राइव नहीं किया, तो अब आप जब निकलेंगे तो उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं निकलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको वापस हासिल करने में। यू विल बी वेरी अगेन, यू विल बी एट ए स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कि ज़रा थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं, मतलब अगर किसी डिफरेंट गाड़ी को चला रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उसकी क्लच और एक्सेलरेटर की कोऑर्डिनेशन ठीक कर लूँ, ये सब कुछ होगा फिर से। तो ज़िंदगी तो ऐसे उसमें डाले रखेगी सर्कल में कि जिसमें आपको किसी न किसी पहलू से यू विल बी गेटिंग एक्सपोज टुडे किसी चीज़ के बारे में। तो है भाई आसिफ, आपकी बात का जवाब मिल गया जी? जी मैं ये समझा कि जिस एरिया में उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, वो उस पे तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कॉन्शियस रहना चाहिए कि कुछ ऐसी और चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकता है दूसरे लोग इंडिकेट भी करें कि जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और अभी वो लेवल हासिल नहीं हुआ, और इन स्टेजेस से गुजरते हुए हमने आखिरी स्टेज पे पहुंचना है। यही बताया आपने? राइट, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग ऑन विच यू आर वर्किंग। ठीक है ना जी, हर लम्हा ये होगा, और वो चीज़ आपको हमेशा खुदा से जोड़ी रखेगी। उसका मोटिव भी ठीक होगा। जाहिर है कि जोड़े रखने का मतलब ये है कि आपका मोटिव भी ठीक होना चाहिए, आपकी एफर्ट भी उसी की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। ये दीज आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। बहुत अच्छा सवाल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यानी वो जब हम आदत बन जाए नमाज की, तो क्या नमाज का फ़ायदा है? नहीं, उसमें भी आदत बन जाने का मतलब ये नहीं कि अब मेरा दिमाग कहीं और रहता है और मैं नमाज पढ़ के आ जाता हूँ। पर नमाज में मुझे हाजिर रहना है, और नमाज को मुझे इस तरह की चीज़ बनाना है कि जो मुझे खुदा की हुजूरी से रिलेट करे हर दफ़ा। आसान हो जाएगा बहुत, यानी आप उठ जाएंगे। मुझे पिछले दिनों गलती से अलार्म बंद हो गया तो आँख खुल गई टाइम पे। तो ये वो बॉडी की क्लॉक है जो काम करने लग पड़ती है। It has become a part of me to wake up at an hour that I do. जी, थैंक यू वेरी मच। Most welcome. ये वाला जो एस्पेक्ट मोई साहब आपने लास्ट टच किया है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम स्पेशली इस तरह के जब फ्रेमवर्क्स बनाते हैं या हम रियलिटी को प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं, तो हम बेसिकली एक एनालॉग चीज को डिजिटल कर रहे होते हैं, या हम इसको इन अदर वर्ड्स ये कहना चाहिए एक मल्टी डिमेंशनल चीज को वी आर ट्राइंग टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ इट। तो इसमें ये जहन में शायद रखने की बात है कि ये जो प्रोसेसेस हैं या ये जो फेजेस हैं, सॉरी, ये कोई एब्सोल्यूट लाइन ड्रॉ नहीं होती इनके Right, बीच में। right.
बिल्कुल प्लस इसमें एलिमेंट ऑफ इंटेंसिटी या डिग्री भी होता है। जैसे बिल्कुल मैंने नमाज रेगुलरली पढ़नी है, ये एक लेवल है। नमाज में खुशू पैदा करना है, ये दूसरा लेवल है। और खुशू राइट में अब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल वो कभी भी वो स्टेज नहीं आएगी जहां मैं ये अज्यूम करूं कि बस अब हो गया काफी, इससे बिल्कुल बेहतर करने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली अच्छा, और बहुत अच्छी बात कोई दो नमाजें एक जैसी नहीं होंगी, राइट ये बहुत अच्छी एस्पेक्ट भी बात है। है वेरी इंपॉर्टेंट जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि। सर मेरा जो फेज है ना, वो मुझे लगता है कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में भी स्विच होता रहता है, और कभी पीछे होके कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में भी चला जाता है। वो ऐसे कि जैसे अब जैसे मैं अगर जैसे अली ने तो नमाज की बात की ना, जैसे रिस्पॉन्स की बात अगर हम करेंगे, तो अगर मैं कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती, मतलब इस फेज में आने जाने के लिए यही नॉर्मल जिंदगी, यही नॉर्मल रिस्पॉन्स होते हैं जो आपको आखिरत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा लगने लगता है सर कि जैसे आप ना जिंदगी जो है ना वो स्लो मोशन चल रही है। मतलब यही मूवी को अगर आप तेज चला लें और इसको जब आप इन फेजेस की तरफ आए, तो लाइफ स्लो मोशन होती है, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स में आपको जो है वो जरा नजर रखनी होती है। तो इसका बिल्कुल ऐसे है ना कि जैसे सुबह सुबह मेरा सबसे पहला जो इंटरेक्शन हो जाता है वो मेड से हो जाता है। तो अब मैं बहुत केयरफुल जो है बैठती हूँ कि मुझे बगैर सोचे समझे उसको कोई जवाब नहीं देना है। ये मेरे रिस्पॉन्स जो है ये मेरी आखिरत डिटरमिन कर रहे हैं, ये लिखी जा रही हैं चीजें। तो अब वो अगर अपनी बहू की बातें कर रही है या बुराइयां कर रही है, तो मुझे बहुत सोच समझ के उसको जवाब देने होते हैं। उसमें मैं बड़ा ख्याल रख लेती हूँ, लेकिन फिर बाज दफा ऐसा होता है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई सख्त लफ्ज निकल जाता है बीच में, तो मैं फिर पीछे चली जाती हूँ। फिर राइट बाज दफा ऐसा होता है फिर बाज दफा ऐसा होता है कि एन वक्त पे जब मैं बोल रही हूँ और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं वो लफ्ज बोल दूं, लेकिन मैं उस लफ्ज पर कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है। तो बड़ा मुश्किल भी लग रहा होता है, बड़ा तकलीफ दे भी लग रहा होता है, लेकिन जब इस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बड़ी एक खुशी भी होती है साथ साथ। तो ये डेली लाइफ में चल रहा होता है, डेली लाइफ में, और स्लो मोशन से चल रहा होता है, और स्विचेस हो रहे होते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, एकदम उधर ऊपर आ गए, फिर नीचे आ गए। लेकिन ये कि वो इतना बड़ा है, ये मतलब पूरी जिंदगी पे फैला हुआ है कि ये अली ने जैसे कहा कि कभी भी तकमील नहीं होगी इसकी। बस जी इस रास्ते पे ही चलते रहना है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। ये हो सकता है कि हाँ, कॉन्शियस ये जो इंटेग्रेशन वाला है उस पे ज्यादा रहें, फिर उधर से उधर स्विच, उधर से। तो सर मुझे ये बात समझ आई थी, तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूं। जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है ना, उसको सबसे पहले तो उसकी रिकॉन्स्ट्रक्शन करनी है हमने अंदर। इस तरह से करनी है कि वो आपके लिए जो भी चीज़ मुश्किल लग रही है वो आपके लिए कम प्रेशर का बायस बने, यानी यू शुड डू इट विद द ईज ऑफ योर हार्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों है ये, इसकी एक वजह समझ लेनी चाहिए। यानी हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस टेकिंग की एक लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड है हमारा। वो हम बढ़ा सकते हैं बाय कॉन्टिन्यूसली। इसके बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेशन भी इसका एक तरीका है कि आपका वो थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेने के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है। अगर आपको सारे दिन में ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इस कंट्रोल की लिमिट पैदा हो जाएगी, एंड देयर विल बी अ टाइम वेयर कंट्रोलिंग विल बिकम डिफ़िकल्ट। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने उसको एक रेगुलेट करने का सिलसिला रखा हुआ है कि वो आपके दिल से उतरती जा रही है। एक आदमी ने गुस्सा किया तो यार कोई वजह होगी, बेचारा इंसान है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या हुआ है, किधर से आ रहा है, क्या मुश्किल है। इसके नतीजे में वो जो आपकी फीलिंग है वो अगर कम हो रही है, जो स्ट्रेस है आपके ऊपर वो कम हो रहा है, तो यू विल हैव मोर कैपेसिटी टू टेक द राइट स्टेप्स। वरना इंसान कई दफ़ा वो जो है ना अनकॉन्शियस से, यानी कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियस की तरफ चले जाना एक रिस्पॉन्स में, वो इट समटाइम्स बिकम इम्पल्सिव, समटाइम्स बिकम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू टेक इट। ये मसले हो जाते हैं, तो उस कैपेसिटी को वही ही जो आपने बढ़ाना कहा है। था ना कि वेसल बड़ा करना है, वो वेसल वेसल रखना बड़ा है। करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है जी। एग्जैक्टली जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। और एक चीज़ दूसरी और
एक और पॉइंट आपने जो बात सुनाई उसमें वही बात जो मैंने अभी आसिफ से बताई कि ज़िंदगी में हर लम्हा आप किसी न किसी चीज़ के हवाले से किसी न किसी स्टेज पे होंगे। आप एक चीज़ में इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन में हैं, एक चीज़ में एक्सपोजर से इंटीग्रेशन की तरफ हैं, और एक चीज़ में हो सकता है कि अभी अनकॉन्शियस हों, इग्नोरेंस से एक्सपोजर की तरफ आ रहे हों। तो इसलिए यानी वी आर ऑलवेज लेकिन है सर, वर्क सारा इन डेली प्रोसेस। लाइफ का ही है खेल सारा। डेली लाइफ कोई का ही है, अलग से कोई बड़े बड़े एब्सोल्युटली। वो नहीं आते नहीं नहीं वो नहीं, बड़े ऐसा बड़े नहीं है। मोमेंट्स नहीं आते, इट ये इज़ डेली लाइफ है ये इन योर पूरी। डेली एवरीडे लाइफ, यस। और दूसरी चीज़, ये बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि अपने आप को जो आपने अपना जो सेल्फ इमेज भी है उसको जनरली इस पहलू से देखें कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, एंड इट विल रिमेन अ वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ फिनिश्ड गुड, ठीक है जी, नेवर। इट वी विल एंड अप एज अ वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्कुल सर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सही रास्ते की तरफ बढ़ने की तौफीक दे आखिर तक, इंशाल्लाह। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका हैंड रेज्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, सबसे पहले सबके लिए थैंक यू, दुआओं करने के लिए मेरी बेहतर हैं। शुक्र अल्लाह करे, काफ़ी वीक है लेकिन बेहतर है। अल्लाह तो करम साथ फरमाए। साथ जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र चल रहा है इसमें भी सबसे दुआओं की रिक्वेस्ट है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। अ, अभी जो है डिस्कम्फर्ट की स्टेज पे हूँ मैं, क्योंकि कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंस के साथ वो बहुत एक्सपोजर हो रहा है। कहाँ कहाँ हम जज कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी का कुछ भी लेबल कर देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि वो सेल्फिश लग रहे हैं मुझे, तो ये काफी जो है ना एक मुश्किल स्टेज है। लेकिन चूंकि अब बहुत अरसे तक ये मेंटल पैटर्न इस तरह सोचने की बिना पर ये जो भी अली भाई ने बात की ना, इसके बारे में थोड़ा मैंने गाइड करना है, या ये से मुझे क्लिक की कि मैं अपने आप को ना बहुत जल्दी कह देती हूँ कि आई एम अ गॉन केस, आई कैन नॉट डू इट, मैं मेरे अखलाक बेहतर नहीं हो सकते या ऐसे। तो इसके बारे में एक तो दुआओं की रिक्वेस्ट है, दूसरा बस इसके बारे में कुछ बात कीजिए जिससे थोड़ा हौसला मिले। जैसे मैं बहुत जल्दी, जैसे यू कैन से सॉर्ट ऑफ गिव अप। ओके, जस्ट ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ वन थिंग। आपने ये अपने आप को कॉन्शियसली हर वक्त रिमाइंड कराना है कि तुम कौन हो अपने बारे में फैसला करने वाला, जबकि इसका फैसला तो अल्लाह ताला ने अभी तक नहीं, गॉड हैज़ नॉट येट गिवन अप ऑन यू। तो हाउ कैन यू डेयर टू से दिस दैट यू हैव टू गिव अप ऑन योरसेल्फ? हाउ कैन यू इवन डेयर टू से दिस? ठीक है, जब अल्लाह ने फैसला नहीं किया अभी तक कि ये इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं कौन हूँ ये करने वाला, किसी अपने बारे में या किसी के बारे में? हाउ कैन आई डेयर डू दैट? बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये। अगर इससे हौसला मिलता है तो ज़रूर लीजिए वो हौसला, क्योंकि ये हकीकत है, इससे बढ़कर कोई हकीकत नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या बेटा? इसका ताल्लुक मोई साहब शायद इस बात से भी है कि हम अल्लाह ताला से एक तो ताल्लुक किस तरह का है हमारा, और हमने किस तरह हम अल्लाह ताला को विजुलाइज करते हैं कि अगर हम उनको बिल्कुल एब्सोल्यूट ब्लैक वाइट में देखने वाला कंसिडर करते हैं, तो फिर तो ऐसे ही लगता है कि एक मर्तबा भी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई है, तो उसी पे नहीं मामला बचत होगी। तो ये तो जो बुरी आदत है मेरे अंदर जो छूट ही नहीं रही मुझसे, ये तो फिर वो जो गॉन केस है, आई आई थिंक आई नो व्हाट शी मींस व्हेन शी सेज दैट। या लेकिन आई अगर थिंक ये वी ऑल डू। लेकिन ये अगर हम ये जहन में रखें कि मैं जब भी एक बुरी आदत करता हूं तो वो बहरहाल अल्लाह ताला की इज़्न से ही कर रहा होता हूं, वो मुझे रूम दे रहा है, खुद नहीं कर लेता। मैं को अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़े होकर बुराई नहीं कर रहा होता, वो रूम दे रहा है। जैसे आपने भी कहा कि उस ही हैजंट गिवन अप, वो इंतजार कर रहा है कि मुड़ जाए। और ये हाँ, जैसे यानी वो अल्लाह ताला इन्वेस्टेड है हमारी बेटरमेंट में। वो इस इंतजार में नहीं कि अच्छा गलती करे और उसको पकड़ा जाए।
इसको इसको याद रखना है हमेशा। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी इन पैराडाइज। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ये यानी ये चाहता है कि इन सबको तो जहन्नम में डालना है मैंने, ठीक है, इनको दो दो चार दिन की मोहलत दे दो फिर जहन्नम में डाल। नहीं, गॉड वांट्स टू गिव अस अपॉर्चुनिटीज टू 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 एंटर पैराडाइज। इस चीज को ध्यान में रखें। और जो ये फीलिंग है ना, कि ये जो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन है दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, मुझे करना है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू, ये फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप कॉन्शियस, जिसको आप कहेंगे अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आप। ठीक है जी, उसकी कॉन्शियस तरफ बढ़ कॉम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसकी इंडिकेशन है। वरना तो आपको परवाह नहीं होगी। एक्सपोजर की ज़रूरत अभी है, एक्सपोजर हो चुका हुआ है, आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है और इससे तकलीफ हो रही है। इस जगह पे पहुंचे हैं, ये डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हुई हैं, इसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इससे आगाही पैदा कर दी है। और इसके नतीजे में अब ये फ्रस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे अंदर, कि जो मुझे इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाए कि मैंने कल इससे बेहतर मेहनत करनी है। इसीलिए तो मैं लिखूंगा वो, इसीलिए तो जर्नलिंग करूंगा, इसीलिए तो अपने ऊपर गौर करूंगा, ये रिफ्लेक्शन सारी करूंगा। क्यों? इसकी क्या मोटिवेशन होगी? ये फ्रस्ट्रेशन, इसको ख़त्म करना है। इस गैप को जो मेरे मेरे आइडियल सेल्फ में और मेरे रियल सेल्फ में है, इसको कम करना है मैंने, इंशाल्लाह। और गॉड इज watching every step that I take, and I will not be rewarded for where I reach. I will be rewarded for the steps I took. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इस मॉडल की मोए साहब शायद एक और अच्छी एनालॉजी ये भी है कि अ, जब हम किसी एथलीट को देखते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करते हैं या अपने किसी वीक एरिया को कैसे करेक्ट करते हैं। मेरे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ करीबी दोस्त हैं जो बहुत फिटनेस और एथलेटिक ओरिएंटेड है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ जब भी बात होती है तो बड़ी एहसास कमतरी होती है कि उनकी फिटनेस का लेवल इतना आला होता है। लेकिन जो मुझे चीज हमेशा क्लिक करती है उनके बारे में, वो एक होती है कि वो किस कदर तैयार होते हैं मिस्टेक्स करने के लिए, कि जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं कि वो फिर जीरो से स्टार्ट करने को तैयार हो जाते हैं, जो एक बड़ी एज अ नॉन एथलीट बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है बात। जैसे एक दोस्त ने अभी सोचा कि जी वो मैराथन रन करेंगे। वो बहुत फिट आदमी है, वो क्रिकेट शिकेट खेलते हैं बड़े रेगुलरली, मेरी एज के हैं। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वो जो 25 किलोमीटर वाला मैराथन है वो रन करूंगा। तो द वे ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, और उनसे ऑन एंड ऑफ जब कॉन्वर्सेशन होती थी, तो द वे ही वो टॉक अबाउट इट और उनकी जो प्रोग्रेशन हो रही थी, वो बड़ी इंस्पायरिंग थी इस हवाले से कि ऑलरेडी एक आदमी जिसको मैं बहुत फिट कंसिडर कर रहा हूँ, जो अपनी एज के हिसाब से अपनी एज से 10 साल कम है फिजिकली, वो फिर एक चीज के लिए जीरो से स्टार्ट कर रहा है और वो एहसास कर रहा है कि हाँ मुझे उसमें मिस्टेक्स होंगे, मुझसे नहीं भागे जाएगा शुरू में। वो बड़ा खुश हो रहा है इस बात के, मैं 3 किलोमीटर भाग गया, वो उसको 25 किलोमीटर तक पहुंचना है। तो वो आई थिंक वही प्रोसेस है कि पहले एक्सपोजर आता है, फिर दे रियलाइज एंड देन दे, लेकिन वो शायद उस पेन के प्रोसेस से फेमिलियर होते हैं तो वो उसको एंजॉय करते हैं, उसको उस ग्रोथ के प्रोसेस को। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर इससे फेमिलियर हो जाए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। और एक्चुअली दिस इज़ व्हाट लर्निंग इज़। लर्निंग, ये जो जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा याद है, वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन के नाम से एक किताब है, जिसमें उसने ये बताया कि वो बच्चा जो है उसको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ भागता था, फुटबॉल खेलने में था। और अगर वो एक अच्छा एथलीट बन गया तो उसको उस प्रोसेस का पता चल जाएगा बच्चे को, कि वो किसी भी चीज़ में अगर अच्छा होना चाहते हैं तो उसको क्या किस किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यानी ये रास्ता एक ही है, आपके टारगेट्स बदलते रहेंगे, आपके प्रोसेसेस चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये रास्ता एक ही है। आपने इन्हीं 4 स्टेप से गुजर कर तो आखिरी स्टेप पे पहुंचना है, इसके बगैर नहीं पहुंच सकते। ये है जो रिकग्निशन है। एंड व्हेन यू रीच देयर, ट्रू, तो वेसल ब्यूटीफुल, बड़ा हो चुका होगा। ब्यूटीफुल। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इसी बात से दोबारा यही बात ज़हन में है कि जैसे मेरा वेसल जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रहा। अम, बहुत जल्दी में मेरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तो इसके लिए
अभी कोई मदद दरकार है और दुआएं दरकार हैं। आई डोंट ये नो, इसको आई डोंट नो कि जैसे एक बात, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अभी जैसे कि ये मैं बात कर रही थी कि मैं बहुत जल्दी खुद से डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। तो ये बहुत जैसे कि 30-40 इयर्स बैक कोई इंसिडेंट्स है जिसमें कि बहन भाइयों ने एक दो बहन भाइयों को जिम्मेदार करार दे दिया गया पेरेंट्स में किसी किसी के साथ होने वाले एक वेरी बैड मिसहैप का। और वो अनकॉन्शियसली था, गिल्ट था, तो ये बहुत सख्त स्ट्रगल हो रही है उस गिल्ट में से निकलना, फिर साथ ये ऐड ऑन हो जाता है कुछ भी और होता है। तो ये स्ट्रगल काफी मुश्किल पेश आ रही है। अब ये अवेयरनेस हुई है, पहले तक तो मैं यहाँ थी कि ये हो गया है, अब मैं ऐसी, अब ये अवेयरनेस हुई है कि ये हुआ था लेकिन नाउ आई कैन चेंज। तो ये बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है उस चेन से छुड़ाना खुद को। सबसे पहली बात तो ये कि वो जो गिल्ट लोगों ने आपको गिल्ट दिया था, आपने उसको ले क्यों लिया? अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि आपकी वजह से हुआ है, तो आप भी कन्विंस्ड हैं कि आप ही की वजह से हुआ है। जी, मैंने इसलिए ले लिया कि 6 बहन भाइयों में से मैं छोटी थी जब ये हैपन हुआ था और मेरी उम्र कोई 10-12 साल थी। और घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे ही थे कि एक लाइन है फादर की और एक लाइन है मदर की, तो जो मदर की तरफ जाने वाले हैं तो वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मुझे तो ठीक है, पता भी नहीं था, मैं ले दे चुकी दिया थी। फिर उन्होंने। ले जाने के बाद मैं आ, 30 साल सही नहीं रही, नहीं पढ़ाई मेरा की, शादी देखिए। की, बच्चे। जी जी, फरमाइए। मैं कह रही हूँ कि ये सब हो गया, मुझे नहीं पता था ये पीछे पड़ा हुआ है। मैंने उसके बाद अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे, मैंने अपनी एमएससी किया, बीएड किया, शादी की, जॉब की, बच्चे एंड ऑल दैट। आप मुझे जो चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि आपने आज, एज ऑफ टुडे, इसके ऊपर गौर करके डिसाइड कर दिया कि मैं गिल्टी हूँ? नहीं, अब तो मैंने ये डिसाइड किया और क्लैरिटी मिली है विद द हेल्प ऑफ माय साइकोथेरेपिस्ट कि मैंने इसको रिजॉल्व करके, इस फाइल को खोल के रीओपन करके रिजॉल्व करके क्लैरिटी के साथ बंद कर दिया है। लेकिन ये तो फिर फिर सरफेस हो जाता है नहीं, गिल्ट वो किसी और सरफेस, फॉर्म में। वो उसको सरफेस होने दें, वो आएगा ख्याल, उस ख्याल को साइड पे रखें। बिकॉज या तो उसके ऊपर सोच लें, फिर से सोच लें कि वर यू गिल्टी ऑफ इट। और अगर नहीं था तो जस्ट बिकॉज समबडी इज सेइंग इट, व्हाई आर यू टेकिंग इट अपॉन योरसेल्फ? आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट। ये है वो वेसल का बड़ा होना। आप समझ रहे हैं? यानी कह दें लोग, जिसने कहना है कह दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसने तो मुझे जज नहीं करना। मैं अगर अ, गिल्ट के लिए जरूरी है जैसे कि मैं मेरे यहाँ अंदर। जी फरमाइए। जैसे यहाँ पर ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो सफर जारी है, मैं अभी इस रेफरेंस से बात कर रही थी कि जैसे कोई मिस्टेक होती है ना, कि जैसे मेरी एक थॉट खराब हो गई है दूसरे के बारे में, मैंने ये सोचा कि वो सेल्फिश कर रहे हैं। तो जब मैं इस पे रिफ्लेक्शन करती हूँ तो वो डबल स्टैंडर्ड टेक्निक मैं बहुत करती हूँ, मैं खुद को नहीं माफ करती। ये मैं इस वक्त पूछना चाह रही थी, इस वक्त वो बात नहीं थी, इस वक्त ये बात थी कि जब मैं रिफ्लेक्शन करती हूँ तो मैं अपने ऊपर बहुत सख्त हो जाती हूँ। शायद इसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन है। नहीं, आप अपने ऊपर सख्त होने के बजाय वही करें ना, कि मैं अपने दोस्त से क्या कहूंगा। ये तो हमने सीखा है ना अब। व्हाट विल यू टेल योर फ्रेंड इन दिस सिचुएशन? और वही अपने आप को और ऑनेस्टली बताना है आपने, उसका कोई दिल रखने के लिए नहीं कोई बात करनी। ऑनेस्टली आप क्या कहेंगे, वो करके देखें। ओके, ओके, बस ये अपनी शायद मुश्किल ही शेयर कर रही थी कि यहाँ इस फेज पे बहुत मुश्किल पेश आती है। राइट। नहीं, ये मुश्किल भी ओवरकम हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी सिर्फ इतना ही है कि आप कंसिस्टेंटली आज ठीक करने की कोशिश करें। माजी में जो हो गया, उसको छोड़ दें, उससे अपने जहन को निकाल लेना है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। जी। जी, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। और ये प्रॉबली मोई साहब वही हो रहा है जो भी हम बात कर रहे थे ना, कि एक्सपोजर हो गया इस बात से कि अच्छा ये पुराना सोचने का पैटर्न है, इस पैटर्न को अब चेंज करना है। तो एक कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस आ गई है। अब वो इंटीग्रेशन और इंटरनलाइजेशन का सफर है जो हमें ऑलरेडी पता है कि वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट करता है। वो साइकिल चलाना सीख रहे हैं बेसिकली। राइट। तो और उसमें घुटने छिलेंगे, ये मान लेते उसमें घुटने छिलेंगे। द गुड न्यूज इज शबाना कि दिस इज कि इस पेन का आना, ये इस रियलाइजेशन का आना इज गुड साइन। दिस मींस के यू आर इन द प्रोसेस। हैं। राइट। वरना तो वो
वो क्या है, वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, वरना तो शुक्र बिल्कुल अल्लाह का कि आप थर्ड फेज में एंटर हो रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ इंशाल्लाह बिल्कुल दुआएं भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए, हम आखिरी 4 मिनट में एंटर होंगे। अस्सलामुअलैकुम मोई साहब। वालेकुम मोई अस्सलाम। साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि ठीक है, जो मिस्टेक्स हो गई हैं वो तो आप भूल जाएं, मगर हर वक्त आपको एक खौफ में बैठा रहना चाहिए कि भाई मिस्टेक हो गई, आप जो नेक्स्ट जो स्टेप ले रहे हैं, हर एक मिनट पे आपको अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, हर वक्त एक खौफ सा बैठ जाना चाहिए कि अब फिर कोई गलती तो नहीं है। तो वो तो फिर आपको एक एक तरीके से पैरालाइज़ करती है। अल्लाह से फ़ियर तो है, मगर अ, एवरी 1 सेकंड आपको फ़ियर में रहना चाहिए? या कैन यू जस्ट गो अहेड एंड से ओके, कोई ये ठीक है, मैं कर रही हूँ, गलती भी हो सकती है, अपनी तरफ से तो सही कह रही हूँ। हाउ डू यू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक कि नहीं सही है, पास्ट इज़ पास्ट, लेट मी टेल गो मी ऑन। व्हाट आर यू डूइंग बिकॉज ऑफ दैट फियर? आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? यू शुड बी, यस यू शुड बी अफ्रेड ऑफ गॉड एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ, दैट इज ट्रू, यू शुड बी। आपने दो चीज़ फरमाई, एक बात ये फरमाई कि आपको मिस्टेक्स को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए मिस्टेक्स को याद रखना चाहिए। मिस्टेक्स को भूल गए तो मिस्टेक्स फिर हो जाएंगी। मिस्टेक से लेसन लेना चाहिए। अगर आपने लेसन ले लिया है तो अब उससे आप लेसन लेके तो अब डोंट फ्रेट ओवर इट। ज़िंदगी में ये जर्नी है जो आपने पूरी करनी है। अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? मतलब अल्लाह से डरने का मतलब कोई ये तो नहीं कि मैं किसी, इस्लाही साहब क्या करते, मैं किसी अंधे भैंसे से डरता हूँ कि किसी वक्त भी टक्कर मार देगा। ये मतलब नहीं है। अल्लाह हकीम है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह रहीम है। इस एट्रीब्यूट के साथ उसको पहचान के अब डरें। इस डरने का मतलब ये है कि मैं कभी भी कोई ऐसा काम ना करूं जो अल्लाह को पसंद ना आए। ये मतलब है उसका। what is happening in your life when you say कि you are scared of God, you're fearful of God, how is it affecting you? It's making me it's making me depressed. पता नहीं ये सही है नहीं सही, यू नो वो क्या मतलब क्या करेगा अल्लाह अगर आप उससे डरते हैं? क्या डरते हैं आप, मुझे ये बताएं। पनिशमेंट, किस यू चीज नो की? कॉन्फ्लिक्ट, किस चीज की? पनिशमेंट, पनिशमेंट इन द नेक्स्ट लाइफ, वो पनिशमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे व्हाट? में चला जा रहा है। ये नहीं, ये कॉन्फिडेंस पता ये नहीं आप जो है, किसको कह रही हैं इस वक्त, वो तो अभी तफसील से पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब कहते हैं गॉड विल पनिश मी, पनिश यू ऑफ व्हाट? या दैट इज, यू नो, आई डोंट नो। अपने आप से पूछे ना थोड़ी देर के लिए, मैं खुदा का मेरा क्या तस्वुर है कि जो मतलब खुदा एक डरावना सा कोई ह्यूला है कि जो आके आंधी की तरह मुझे बस ऐसे ही गिरा के चला जाएगा हर दफा जब मैं खड़ा होने की कोशिश करूँ। गॉड इज वाइज, गॉड इज मर्सीफुल। ये इन सारे एट्रीब्यूट्स को सामने रख के अब इस जात से डरना है। इस जात से डरना इम्बैलेंस डरना नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा नहीं कि आप किसी डाकू से खौफजदा है कि कहीं घर के अंदर एंटर ना हो जाए, पता नहीं क्या कर देगा। जरा सा शेकन सा हो जाता है इंसान हर वक्त अपने नहीं आप को, देखें, चेकिंग आप देखिए चेकिंग चेकिंग चेकिंग। खुदा से डरने के लिए ना खुदा को पहचानना ज़रूरी है। अगर खुदा की मार्फत नहीं है, खुदा की पहचान नहीं है, तो खुदा से डर नहीं है, फिर वो आपको अपने आप से कोई डर है। या सही कह रहे हैं, अपने आप से ही डर है। उससे तो ठीक है जी, निकलना है ना। आई लेकिन आई इसको हैव टू। इस चक्कर में ना लें आप। ये ट्राई टू नोटिस दिस every time you do something and you think that you're doing it because you fear God. You should fear God every second of your life. That is true. But what is God? Think about it. एक अलीम हकीम रहीम कदीर ज़ात का खौफ, ये खौफ मुझे सारे खौफों से बेखतर कर देता है। ये खौफ है खुदा का खौफ कि मैं अगर खुदा का बंदा हूँ तो गलतियाँ होंगी, और खुदा मुझे, वो रहीम है, वो मेरी अनइंटेंशनल मिस्टेक से पर्दा डाल देगा, माफ़ कर देगा मुझे अगर मैं इसके बारे में माफ़ी मांगता भी रहूँगा।
तो इस ये खौफ तो मुझे, इट गिव्स मी फ्रीडम, इट गिव्स मी इमेंसिपेशन। वो अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए कि कोई गलती ना हो, दैट इज़ राइट, व्हाट हिट्स यू। आई that मीन that is not, नॉट that is not God, that is ego. That I don't want to be told that I made a mistake. No, you have made many mistakes, and we will make many mistakes. That is all right. That is what humans do. And those who tell you that you've made so many errors, they are themselves making many errors. That is not an issue. यस आई Issue आई ये हैव है। टू बी काइंड I have to be kind to myself. I don't have to take everyone's word in a bad way. ठीक है, कोई कह रहा है, ठीक है। I have to know myself. I have to know that God is going to judge me, not people. That's the thing. बिल्कुल ठीक। If I can just develop this confidence and strength in me, then I think I'll be okay. Thank you, Moisab. Thank you for your help. You're welcome जी। हम 2 मिनट ऊपर चले गए टाइम से, लेकिन जस्ट फ्यू मोर सेकंड्स आई विल टेक जस्ट टू ऐड वन कमेंट, फूड फॉर थॉट, एंड मोइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बीइंग काइंड टू योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो काइंडनेस फीलिंग की हद तक नहीं होनी चाहिए, फिर वो सिर्फ पैसिफाइंग बिहेवियर बन जाता है, और वो जितना हम फीलिंग्स को फीड करते हैं वो उतनी बढ़ती चली जाती हैं। जो आई थिंक शायद पहले सेशन से मोहित साहब आपने 2 की कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट किए थे, वो है वो जो काइंडनेस है, बी द काइंडनेस टू आवरसेल्व्स शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ह्यूमिलिटी। राइट, दैट इज द राइट। बेस्ट काइंडनेस वी कैन शो आवरसेल्व्स, कि हम, और उसी ह्यूमिलिटी की जगह से ही वो करेज पैदा होता है फिर, कि जहां पे हम, वो जो खौफ है वो खौफ इस बात का होता है कि कहीं ये ना हो जाए। जब हम हम्बल फील, जेन्युइन ह्यूमिलिटी लेकर आते हैं, तो होलिस्टिकली तो शायद नहीं आ सकती किसी इंसान में, जिस मामले पे भी इस वक्त सोच रहे हैं, जिस मामले का भी सामना है, उस मामले में जब ह्यूमिलिटी लेकर आते हैं आप बिल्कुल एब्सोल्यूट अपने सामने, तो वहीं से वो करेज पैदा होता है कि ह्यूमिलिटी का तकाजा ये है कि ठीक है, मैं ओवरनाइट एक इंस्टेंस में तो अब कुछ नहीं हो सकता, और आई एम नॉट द एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर एक तो अल्लाह ताला है, और दूसरा दुनिया के निज़ाम में बेतहाशा चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। तो आप एक हम्बल ह्यूमिलिटी की जगह पे आ जाते हैं, और वहीं से वो स्ट्रेंथ भी पैदा होती है। ये दिस इज द रिमार्केबल थिंग अबाउट ह्यूमिलिटी, कि इट गिव्स यू सडन इंसेन बड़ी रियल करेज पैदा हो जाती है टू फेस द सिचुएशन, क्योंकि अब आपने हम्बली उसको एक्सेप्ट कर लिया। जस्ट फूड फॉर थॉट, खुदा ना खास्ता बिल्कुल मैं जी, कोई टोटली वाज एग्री। देना नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट, जस्ट फूड फॉर थॉट रखने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू जी, लिसनिंग। आज बहुत थैंक यू। वक्त लिया मैंने, तो साथियों से माजरत अगर मैंने किसी को मौका नहीं दिया। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।